लोकसभा इलेक्शंस का शोर तो आप सभी ने सुना ही था और इसी शोर के बीच होने वाले इंसिडेंट्स भी देखे थे, जिसमें कुछ है हेट स्पीचेस, अलिजिडली एजेंसीज का मिसयूज करना, ECI का MCC वायलेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेना एंड मेनी मोर। जहां सबका ध्यान ऐसी ही कुछ हैपनिंग्स पर था, वहीं लोकसभा चुनाव के शोर शराबे में हमने कुछ इम्पोर्टेंट जुडिशियल इंटरवेंशन को ध्यान से नहीं देखा है, जो सरकारी एजेंसीज के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से लिए गए थे, स्पेशली रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इलेक्शन शुरू होने से थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल जैसे कि डोनर और बेनिफिशियरी के नाम और डोनेशन की राशि को सबमिट करने पर मजबूर किया था। SBI ने पहले प्राइवेसी क्लॉज के नाम पर इससे बचने की कोशिश की और फिर कहा कि सारी जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा। कोर्ट ने गवर्नमेंट बैंक को बॉन्ड्स पर छिपे हुए नंबर्स जो डोनर्स और बेनिफिशरीज को मैच करने में मददगार साबित हुए, उन्हें भी रिवील करने पर मजबूर किया था। जिसके बाद जो कुछ बात सामने आई वो हैरत अंगेज थी। बाद में ये मालूम पड़ा कि जो फर्म्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा रेड किए गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया था। इस फंड का इस्तेमाल पार्टी ने चुनाव व्यवस्था, बूथ कमिटीज के लिए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया नेटवर्क और थिंक टैंक्स चलाने में किया। दूसरा जुडिशियल इंटरवेंशन इलेक्शन के दौरान आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED के विरोध को ओवररूल करते हुए जेल से बेल पर रिहा किया था। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के अंतर्गत कोर्ट ने ED के स्पेशल पावर्स पर रोक लगाने वाले गाइडलाइंस भी जारी किए। कोर्ट ने फैसला किया कि जब एक स्पेशल कोर्ट ने कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया है, तब ED को अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की कोई ताकत नहीं है। अगर अक्यूज्ड कोर्ट के समन्स का जवाब देते हैं तो उन्हें कस्टडी में ना रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन्स का जवाब देने वाले अक्यूज्ड को अरेस्ट करना कम्प्लीटली इलीगल एज इट मे ऑफेंड द राइट टू लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। एपेक्स कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि ED के ऑफिशियल्स को एविडेंस का होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए और सिर्फ एक सेट को इग्नोर करते हुए दूसरे मटेरियल्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्रिटिक्स का मानना है कि these guidelines will go a long way in curbing indiscriminate arrest of political opponents as an instrument of harassment and of getting them to defect to the ruling party। इन दोनों केसेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरखायस को भी जेल से रिहा किया, ये फैसला करके कि उनका अरेस्ट गलत था और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के प्रावधानों की प्रोविजंस का दुरुपयोग हुआ था। एक विक्टिम को पहले अरेस्ट करना और फिर अलग अलग एक्ट्स के तहत चार्जेस बढ़ाने और उन्हें जेल में रखने का ये प्रावधान इस सरकार के द्वारा फेवर्ड प्रैक्टिस से हो गया था। आपको बता दूं कि क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की धमकी, प्रॉपर्टी के जब्त और अरेस्ट के डर से पिछले कई सालों में अपोजिशन स्पेशली कांग्रेस से बीजेपी में डिफेक्शन हमेशा होती रहती है। उनका ये भी मानना है कि ये डिफेक्शन PM की कांग्रेस मुक्त भारत योजना का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा लगती है। P रमन, एक वेटरन जर्नलिस्ट, उनका मानना है कि चुनाव में बीजेपी के लगभग 28% उम्मीदवार टर्न कोट थे। कई जगह पर कन्वर्ट्स ने बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता को भी ओवरशैडो किया, who had devoted an entire life to the party organization, leading to frustration among the old guard। उन्होंने बताया भी है कि महाराष्ट्र में 2022 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के नवाब मलिक के अरेस्ट ने दिखाया था कि सबसे तत्पर नेताओं को भी परेशान किया जा सकता है, थकाया जा सकता है और अंत में उन्हें पलटाया भी जा सकता है। 16 महीने जेल में रहने के बाद जब बेल पर रिहा किया गया तो मलिक NCP के अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो गए। NCP और शिवसेना में भी स्प्लिट का कारण एनफोर्समेंट एजेंसीज का मिसयूज ही बताया गया है। पिछले साल एक और केस में एपेक्स कोर्ट ने एक अंडर ट्रायल के अधिकार को रीअफर्म किया कि अगर एक जांच अभी तक समय सीमा से पहले पूरी नहीं होती है तो उसे डिफॉल्ट बेल पर रिहा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अमल को लेकर सख्त रूप से टिप्पणी की है कि अगर जांच अधूरी है और फिर भी अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी जाती है तो बेल के अधिकार को सिर्फ एक प्रीलिमिनरी चार्जशीट फाइल होने पर ना समझाया जाए। इन क्रिटिक्स का ये भी ओपिनियन है कि अपोजिशन को तोड़ना और रूलिंग पार्टी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में शामिल करना 21st सेंचुरी के स्पिन डिक्टेटर्स की टूल किट का सबसे पसंदीदा आइटम रहा है। उनका मानना है कि अनलाइक द हार्डन डिक्टेटर्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, स्पिन डिक्टेटर्स who have variants like strong leaders, populists and smart dictators do not seize power through violent revolutions or military coup। The new tribe, like our own PM Narendra Modi, chose to hold regular elections without dissolving the established institutions। उन्होंने आगे कहा भी है कि इसके बजाय वे वॉच डॉग्स की नॉमिनल मौजूदगी को एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के प्रमाण के रूप में प्रचार करते हैं।
वे अपोजिशन को चुनाव में भी प्रेजेंट होने देते हैं, लेकिन उनके एक्टिविटीज को चतुराई से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बड़ी मात्रा में अरेस्ट करते हैं, उनके फाइनेंसेस को रोक देते हैं और सरकारी मशीनरी का उपयोग करके उन्हें रुकावटें लगाते हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट जज ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया को 2014 में एक नागपुर गेस्ट हाउस में मृत पाया गया था, जब वो सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कहा जाता है कि अमित शाह दोषी थे। अमित शाह जो गुजरात के होम मिनिस्टर, उन्होंने 2010 में रिजाइन कर दिया था, जब सीबीआई के चार्जशीट में उनका नाम लिया गया था। Lawyer's family alleged that the death was unnatural and it came after he was offered ₹100 crore as bribe to rule in favor of Shah. मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के बाद हुई थी। जज लोया की मौत के कुछ हफ्तों के अंदर ही शाह को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था, बिना ट्रायल का सामना किए। रंजन गोगोई, जो बाद में भारत के CJI बन गए, was one of the 4 judges at the press conference and he confirmed that the Loya case was among those they had complained to the CJI about. जस्टिसेस जी चिलमेश्वर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और गोगोई ने कहा कि उन्होंने सीजीआई के पास अपनी चिंताओं को उठाने की कई बार कोशिश की थी, जिसमें प्रेफर्ड जजेस को सिलेक्टिव तौर पर केसेस असाइन करने की भी शिकायत थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद अरुण मिश्रा को जल्द ही रिवॉर्ड किया गया। 2021 में उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में चार्ज लिया। इस साल यूएन से संबंधित अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ने दूसरे वर्ष भी भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्रेडिटेशन को टाल दिया है। क्रिटिक्स मानती है कि मोदी सरकार ने कोर्ट्स को नियंत्रित करने को सबसे पहले प्राथमिकता दी थी। मई 2024 में ऑफिस में आने के 3 महीने बाद पीएम ने 13 अगस्त 2014 मई 2014 में ऑफिस में आने के 3 महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2014 को नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल को मंजूर किया था। ये बिल कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पर पूरा नियंत्रण एग्जीक्यूटिव को देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को NJAC एक्ट को खारिज कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम को रिस्टोर किया। तो आपने देखा कि ये कुछ ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पर जुडिशरी ने खुद को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब भी फैसला बहुत दूर है। तो आपको क्या लगता है, हम और कैसे जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के रॉन्ग डूइंग्स को रोक सके? Well, as Chief Justice of India, I'm bound by the Constitution and I'm bound by the law which has been laid down by my own court interpreting the Constitution. And we have the collegium system for the appointment of judges, which has been now a part of our jurisprudence since 1993. And therefore that is a system which we implement. But having said that, it is equally our duty as present members of the collegium system to make it more transparent, to make it more objective, and we have taken steps, decisive steps in that regard, which I'd like to share with you. Tell us in comment section and do follow Law Chakra.